साथियों, आप सबको पता है कि यूपी पीसीएस प्री में करंट अफेयर्स किस महीने तक का पूछा जाएगा, इसको लेकर कोई भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने, अधिकांश लोगों ने अक्टूबर तक ही तैयार किया है, लेकिन हम सबको पता है कि नवंबर महीने में G20 समिट और कोप 29, कोप 16 ऐसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों का आयोजन हुआ है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसलिए नवंबर का भी अगर तैयार कर ले रहे हैं तो हम लोग एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो कोई जोखिम नहीं रहेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से महज 15 या 16 पेज की PDF है, इसको मैं तैयार कराऊंगा। और एक बात याद रखिए, जो दृष्टि 2.0 आई है, उसके सारे उसका पूरा करंट अफेयर्स नवंबर महीने का इसमें समाहित है। इसके अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसमें नहीं दी गई हैं, वो भी इसमें समाहित हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना और लोगों तक शेयर करना। नए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक तो करो ही करो। आगे बढ़ते हैं। इसरो और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच एक समझौता हुआ है गगनयान मिशन को लेकर। ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको ऐसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। उसके साथ MOU पर साइन हुए हैं सहयोग के लिए गगनयान मिशन को लेकर। दोस्तों, जो गरीब बेरोजगार दोस्त वाली जो बात है, उसको लेकर कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो उसके लिए खेद है। भाई, मैं अपनी बात को, अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। NH-28 ब्लू ओरिजिन कंपनी का मिशन है। ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। स्पेस कंपनी है, जेफ बेजोस की है। इसने अपनी व्यावसायिक उड़ान की घोषणा की, मतलब अब ये लोगों को अंतरिक्ष में पैसे लेकर घुमाने ले जाएगी। ऐसी ही एक उड़ान जो है स्पेस एक्स ने भरी थी। उस उड़ान का नाम क्या था? पोलेरिस डॉन, ये भी याद रखिएगा। 7वें पोषण माह में प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें महाराष्ट्र बेहतर प्रदर्शन के साथ पहले स्थान पे है, बिहार दूसरे स्थान पे, MP तीसरे स्थान पर और अपना UP चौथे स्थान पे है। इम्पॉर्टेंट है। पोषण माह कब मनाया जाता है? तो सितंबर महीने में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 2018 से ये मनाया जा रहा है। और जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है, ना कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब आपको बताना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो अन्नपूर्णा देवी हैं या JP नड्डा हैं, दो में से कोई एक हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास है इंडिया और सिंगापुर के बीच। अब नाम से थोड़ा कनेक्ट कराइएगा। अग्नि वॉरियर मतलब अग्नि योद्धा, तो अग्नि योद्धा मतलब कोई देवता है, देवता टाइप का कोई योद्धा है। तो इसका आयोजन किसी देवता वाले स्थान पर ही होगा। तो देवलाली कहाँ है? महाराष्ट्र में। याद कीजिए, कई साल पहले देवलाली से दानापुर किसान ट्रेन जो है वो चलाई गई थी, पहली किसान ट्रेन थी। गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होने वाला अभ्यास है, कहाँ आयोजित हुआ? जकार्ता में। और जकार्ता में एक हेडक्वार्टर है किसका? आसियान का, ये भी याद रखिएगा। बात करें खाली गरुड़ की, तो ये अभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच होता है, ये भी याद रखिएगा। और गरुण शक्ति की बात आए तो इंडिया और इंडो। आस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला अभ्यास है, पुणे में आयोजित हुआ। केरिस बूमेरा, ये भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का अभ्यास है, जावा के पास आयोजित हुआ। विनवैक्स नाम से ही जाहिर है, B का मतलब वियतनाम, IN का मतलब इंडिया और V का मतलब है बाइलेटरल एक्सरसाइज, द्विपक्षीय अभ्यास है इंडिया और वियतनाम के बीच। कहाँ आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट है, अंबाला में। अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। वज्र प्रहार 2024 संस्करण भी याद रखना, 15वां है। इंडिया और USA के बीच हर साल आयोजित होता है। इस बार कहाँ आयोजित हुआ? तो USA में ही आयोजित हुआ। पूर्वी प्रहार तीनों भारतीय सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। अब इसको कैसे याद रखना है? आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन अपना दावा करता रहता है। तो भारत को क्या चाहिए? एक पूर्वी प्रहार की आवश्यकता है। नॉर्थ ईस्ट में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में एक पूर्वी प्रहार करने की ज़रूरत है। तो ये पूर्वी प्रहार अभ्यास अरुणाचल में आयोजित हुआ। इस तरह से कहानी बना के आप याद रखिएगा। सी विजिल नौसेना का कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। इसमें आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ 6 मंत्रालयों ने भाग लिया, ये भी याद रखिएगा। अंतरिक्ष अभ्यास इंडिया का पहला अभ्यास है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, डिफेंस स्पेस एजेंसी ने इसका आयोजन किया। अनिल चौहान ने इसको संबोधित किया। अब आपको ये बताना है कि अनिल चौहान जो हैं वो किस क्रम के CDS हैं। CDS हैं, ये तो आप सबको पता है। ये किस क्रम के हैं? दूसरे या तीसरे? एक भूल सुधार आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशंसा दिवस जो है वो 16 जुलाई को मनाया जाता है, ना कि जून को। आई दृष्टि में ये मैंने आपको बताया, तो उसमें सुधार कर लेना। अब इंडिया को लेकर एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। 2 फैक्ट हैं।
अक्टूबर 2024 की एक खबर है और दूसरी है सितंबर 2024 की। क्योंकि मिलते जुलते थे इसलिए मैंने दोनों को एक साथ देना उचित समझा। विदेशी मुद्रा भंडार 4 अक्टूबर 2024 तक भारत का आरबीआई के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कितना था, तो $704 बिलियन। पहली बार 700 पार हुआ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी ऋण की बात करें तो जून के अंत तक का ये आंकड़ा है, आरबीआई ने जारी किया है $682 बिलियन। ठीक है, तो लगभग 700 के आसपास ही विदेशी ऋण भी है हमारा। और जो आपको महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है, ऋण जीडीपी रेशियो कितना है, 18.8%। किस मुद्रा में सर्वाधिक ऋण है, तो डॉलर में, दूसरा स्थान रुपया। प्रवासी भारतीय दिवस समागम का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। किस क्रम का है ये, 18वें क्रम का है। आयोजन कब होगा, 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 के बीच। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी उपलक्ष्य में। उड़ीसा और केंद्र सरकार मिलकर मनाएंगे। और इसकी थीम क्या है, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासियों का योगदान। वीडियो को लाइक करते चलो और कमेंट वमेंट करते रहिए, इससे जो है चीज़ें और लोगों तक यूट्यूब तेज़ी से भेजता है। चाणक्य रक्षा वार्ता, काफ़ी लोगों ने तो इसको कर लिया होगा ये इधर उधर से, लेकिन इसमें वाकई में आपको कुछ यूनिक मिलेगा। चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुई 24 से 25 अक्टूबर 2025 नहीं यार, यहाँ पर सुधार करिएगा, 2024। किसके द्वारा भाई, इंडियन आर्मी। और एक संस्था है क्लास, ये भी याद रखिएगा, ये दूसरा संस्करण है। इसकी थीम क्या थी, ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग। यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 18 से 22 नवंबर के बीच मनाया गया। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। यहाँ पर एक हेडक्वार्टर भी है, काहे का हेडक्वार्टर है, नाटो का वहाँ पर आयोजन हुआ। कंट्री पार्टनर कौन था, इंडिया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 2026 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया है किसने, स्पेन ने। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, याद रखिएगा, मैड्रिड। और अभी आपको बताया कि एआई प्रशंसा दिवस कब घोषित किया गया है, किस दिवस को प्रशंसा दिवस, तो 16 जुलाई को। तितली आवास की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है या सिक्किम में है या असम में, ये आपको बताना है। यार मैंने ही बता दिया है, असम में है। दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन गया है किस मामले में, तितलियों के आवास के मामले में। पहला कौन सा है, नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इस समय करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने का ही समय है। और जो भी चीज़ें आपने पहले से लिख रखी हैं या शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको पढ़ने का, उनको रिवाइज करने का समय है। तो बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए। और एक प्रीवियस ईयर अभी 2 साल में जितने भी पेपर हुए हैं उस पर एक वीडियो दी गई है, लगभग 2 घंटे की है, उसको देख लीजिएगा। वहाँ से कई प्रश्न रिपीट होने की प्रबल संभावना है। दादा भगवान, ये गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने 117वीं जयंती पर स्मारक टिकट जारी किया। तो ये एक गुजरात के संत हैं, याद रखिएगा। कुछ किताबें जो इम्पोर्टेंट हैं, स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा, इनका नाम आपने खूब सुना होगा, ये एक इतिहासकार हैं। परफेक्ट फिट, क्लेयर गिलमोर ने लिखी है। और वाइटल, समंथा हार्वे, इसको बुकर पुरस्कार भी मिला है। और नेहरू डेवलपमेंट मॉडल और इसके साथ ही इंडियाज ट्रेड पॉलिसी, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। ये अरविंद पनगड़िया के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं। अरविंद पनगड़िया जो हैं वित्त आयोग के चौथे अध्यक्ष बनाए गए हैं, 16वें कि 17वें, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। विलनेस नहीं यार, यहाँ पर सुधार करिएगा, विटनेस। ये किताब किसकी है, साक्षी मलिक की। राफा इंपॉर्टेंट है, राफेल नडाल की बुक है। व्यू फाइंडर एक पुराने अभिनेता हैं, अमोल पालेकर, उनके द्वारा लिखी गई है। सन्नी बॉय जो है एक हॉलीवुड अभिनेता हैं, अल पचिनो, उनके द्वारा लिखी गई सन्नी बॉय। आई हैव द स्ट्रीट्स, आर रोशनी क्रिकेटर और मोंगा, दोनों ने लिखी है, याद रखिएगा। हिंडाल्को की बात करें तो ये आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी है। यूपी के रेणुकूट में स्थित है। रेणुकूट कहाँ है, सोनभद्र में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो एक यूनिट इसकी कहाँ है, हिंडाल्को में, नहीं यार रेणुकूट में। अभी चर्चा में क्यों है, टिकाऊ एल्युमिनियम निर्माता कंपनी का दर्जा इसे दिया गया है। हिंडाल्को की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। अब यहीं पे देख लेते हैं 1958 में और क्या हुआ था। DRDO की स्थापना हुई थी, अमेरिका के नासा की स्थापना हुई थी, ठीक है, और नेफेड की स्थापना हुई थी। ये सब खूब पूछा जाता है दोस्त। नेफेड की स्थापना हुई थी। अब आपको बताना है कि ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी, ट्राइफेड। AI तैयारी सूचकांक जारी किसने किया, आपको ये भी याद रखना है, IMF ने जारी किया है। पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर USA है। इंडिया को 72वां स्थान प्राप्त हुआ है 174 देशों में। ट्रिक क्या है,
जैसे किसी से कहो कि हमारा ये काम कर देना, तो वो कहता है कि यार हमको पहले से ही 72 काम हैं। तो उन्हीं 72 कामों को तेज़ी से करने के लिए जब एआई का सहारा लिया जाता है तब वो जल्दी हो जाते हैं। तो एआई तैयारी सूचकांक में भारत का स्थान 72वां है, याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल बनने की प्रबल संभावना है दोस्त, इनको देख लेते हैं। रिपब्लिकन पार्टी से हैं, राष्ट्रपति चुने गए हैं, किस क्रम के चुने गए हैं? 47वें। इन्होंने हराया किसको? कमला हैरिस को, जो पूर्व उपराष्ट्रपति थीं जो बाइडेन के समय में। ये किस पार्टी से थीं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से। डोनाल्ड को ऐसे कैसे याद रखना? डोनाल्ड में डी है, लेकिन इस डी का संबंध पार्टी डी से नहीं है, इस डी का संबंध आर से है, तो ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं, ऐसे याद रखिएगा। फिर उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डेविड वेंस, ये चौथे उपराष्ट्रपति बने हैं, तो 50वें। कार्यकाल राष्ट्रपति का कितना होता है? तो 4 वर्ष। ट्रंप को गोली कहाँ लगी थी? तो पेंसिल्वेनिया में लगी थी। टाइगर ट्रंप नाम का एक अभ्यास है, वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। राष्ट्रपति उम्मीदवार का यूएसए में जन्म होना अनिवार्य है, जैसे अपने यहाँ इस बात का प्रावधान नहीं है, बस केवल और केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको जन्म से नागरिक नहीं होना अनिवार्य है, जबकि राष्ट्रपति में अनिवार्य है। पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चिन्ह है वो गधा है, रिपब्लिकन पार्टी का हाथी है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जब डांस करते हैं तो एक मदमस्त हाथी की तरह करते हैं, तो ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। शपथ ग्रहण कब होता है? हर बार 20 जनवरी को होता है। कौन कराता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए। और जब शपथ ग्रहण होता है तो ये दुनिया को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले लोग बाइबल की ही कसम खाते हैं, याद रखिएगा, संविधान की नहीं। वेन जॉनसन ने विमान में शपथ ग्रहण की थी, इनसे पहले के एक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने विमान में शपथ ग्रहण की थी, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ का सदन है, उसमें 6 भारतीय मूल के प्रतिनिधि पहुँचे हैं, चुने गए हैं। इनको क्या कहा जाता है? समोसा कॉकस, ये टर्म याद रखिएगा, समोसा कॉकस। एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन पहले क्रम का है, नई दिल्ली में हुआ 5 नवंबर को। संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ ने आयोजन किया इसका। संबोधन इसका किसने किया? संबोधित किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और चीज़ें हैं। 16 वर्ष से कम बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करने देने के लिए एक कानून बनाया गया है। मैट्स नाम की एक वीज़ा योजना की शुरुआत की है, किसके लिए? जो भारतीय कुशल मतलब जो कौशल युक्त युवा हैं, लोग हैं, उनको आसानी से वीज़ा मिल जाए, बस इसके लिए मैट्स योजना जो है वो शुरू की है। इसकी फुल फॉर्म है मोबिलिटी एग्रीमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। तो जो हमारे यहाँ की प्रतिभा है, इसी को कहते हैं प्रतिभा पलायन एक तरह से। राजेश कुमार नए रक्षा सचिव बने हैं, इन्होंने गिरधर का स्थान ग्रहण किया है, गिरधर का स्थान ग्रहण किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इसका गठन हुआ था दोस्त, और हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। इसकी 7वीं महासभा की बैठक नई दिल्ली में नवंबर में आयोजित हुई, और इसी बैठक में इसके नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए, उनका नाम है आशीष खन्ना। स्थान इन्होंने किसका लिया है? अजय माथुर का। वैश्विक सौर सुविधा ग्लोबल सोलर फैसिलिटी फंड जुटाने पर चर्चा की गई, जो कि $50 मिलियन का है। COP 27 में इस सुविधा की घोषणा की गई थी, और COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया था? मिस्र में, शर्म अल शेख में, तो याद रखिएगा। अब संविधान संग्रहालय की बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंडिया का पहला है। जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किया किसने है? तो ना राष्ट्रपति ने किया है, ना ही प्रधानमंत्री ने किया है, ओम बिरला ने किया है, और अर्जुन मेघवाल जो कि विधि मंत्री हैं, कानून मंत्री। कब किया गया? 23 नवंबर 2024 को। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है 26 नवंबर 2024 को। संविधान से जुड़े कुछ फैक्ट हैं जो दृष्टि में दिए गए हैं, और उनमें से एक है कि ये 1,45,000 शब्दों की रचना है। पहली बार साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। मुख्य रचनाकार भीमराव अंबेडकर BRA है। संविद नाम का एक रोबोटिक टूर गाइड भी शुरू किया गया, ठीक है, ये वहाँ पर जो लोग जाएंगे उनको गाइड करेगा संविद। 26 नवंबर को 10वां संविधान दिवस मनाया गया। अब आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी संविधान दिवस की, चलो मैं ही बता देता हूँ, तो 2015 से, ठीक है। और 26 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो दूध पी के हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिखा था। 26 नवंबर की थीम क्या थी? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने। यू का मतलब उद्घाटन है, समझ जाइएगा। अटल इनोवेशन 2.0 एक मिशन है, इसकी शुरुआत की गई। अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है।
शुरू कब हुआ था? 2016 में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसके साथ ही कुछ पहलें लॉन्च की गई हैं, जैसे लिपि नाम की पहल, याद रखिएगा 22 भाषाओं में इनोवेशन को बढ़ावा देने संबंधित पहल है, जिसके तहत 30 नवाचार केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जहां नवाचार जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं में सिखाया जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट आदि स्थानों पर इनोवेशन के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ATLS की स्थापना की गई, अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। कितनी लैब्स होंगी? 2500, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल एक्सीलरेटर प्रोग्राम एंड अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड IAP और ASIL जिनको कहते हैं, इनकी भी शुरुआत की जाएगी, जो कि उत्पादों की और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाएंगी। तो ये हो गया अटल इनोवेशन 2.0। विधानसभा चुनाव हुए हैं 2 राज्यों में, एक तो झारखंड, दूसरा महाराष्ट्र। झारखंड में विधानसभा सीटें याद रखनी है, 81 हैं। विजेता कौन सी पार्टी रही है? JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। CM कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। महाराष्ट्र की बात करें तो विधानसभा सीटें हैं 288। यहाँ पर एक ही चरण में चुनाव हुए हैं, जबकि झारखंड में मात्र 81 सीटें हैं और चुनाव हुए 2 चरणों में। अब क्यों कराया, ये वही लोग जानते होंगे। विजेता कौन रहा है? महायुति गठबंधन, जो शिंदे गुट है, एकनाथ शिंदे जो पूर्व CM हैं, वो गठबंधन विजेता रहा है। योजना CM माझी लड़की बहनी योजना जो थी यहाँ की, उसने चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस योजना के तहत क्या है, 21 से 65 वर्ष की जो फीमेल्स हैं उनको 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की बात करें तो 25 नवंबर को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। किसान कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण KKM द्वारा इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाएगा। परिव्यय कितना? 2481 करोड़। 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है 2025-26, वहाँ तक के लिए इसको चलाया जाएगा। नेक्स्ट 2 ईयर्स में 15,000 ग्राम पंचायतों, GPS का मतलब ग्राम पंचायतों के क्लस्टर्स को जोड़ा जाएगा। इसके तहत 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटरों की स्थापना की जाएगी और 2000 मॉडल प्रदर्शन फार्म भी स्थापित किए जाएंगे, जो अन्य लोगों के लिए दिखाने के लिए काम आएंगे। और उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, जैसा कि इसका नाम ही है, नेचुरल फार्मिंग मिशन। शहरी शासन सूचकांक 2024 की बात करें, दूसरा संस्करण है। पहला 2020 में जारी किया गया था। इसको जारी कौन करता है? तो प्रजा फाउंडेशन। ठीक है, और शासन किस पे किया जाता है? प्रजा पे ही शासन किया जाता है। तो इसको जारी किसने किया? प्रजा फाउंडेशन ने। और शहरी शासन के मामले में केरला पहले स्थान पे है, उड़ीसा दूसरे स्थान पे है, यूपी 15वें स्थान पे है, सबसे नीचे नागालैंड है, याद रखिएगा। यूपी की राजकोषीय सशक्तिकरण रैंकिंग में रैंक 6 है, ये भी याद रखिएगा। कुछ अन्य पहले हैं, उनको बाद में देखेंगे। पहले PM विद्या लक्ष्मी योजना को देख लेते हैं। 6 नवंबर को कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। केंद्र क्षेत्र की योजना है। मेधावी जो स्टूडेंट हैं, छात्र हों चाहे छात्राएं हों, दोनों को शामिल किया गया, याद रखिएगा। उनको वित्तीय हेल्प की जाएगी क्वालिटेटिव एजुकेशन को पाने के लिए। क्या हेल्प होगी? कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा, मतलब कोई जमानत या गारंटी नहीं लगानी पड़ेगी। 7.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। 75% क्रेडिट गारंटी होगी। इसका मतलब क्या है? सरकार जितना लोन बैंकें देंगी उसका 75% गारंटी रखेगी, मतलब 75% लोन का भुगतान यदि लोन लेने वाला ना कर पाए तो सरकार करेगी। इसी को कहते हैं क्रेडिट गारंटी। लेकिन ऐसे छात्र जिनकी आमदनी 8 लाख से कम है उनको 10 लाख तक का लोन मिलेगा, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। किन संस्थानों के स्टूडेंट्स को ये लोन दिया जाएगा? तो NIRFF जो रैंकिंग होती है उसमें जो शामिल शिक्षण संस्थान होंगे उन्हीं के छात्रों को दिया जाएगा। प्रारंभ में 860 उच्च शिक्षा संस्थानों से इसकी शुरुआत की जाएगी। कुछ और पहले देख लेते हैं। PM श्री पहल, ये 2022 में शुरू की गई। यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। स्कूलों को सशक्त बनाना, PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी शिक्षा से संबंधित जुड़ी चीज़ें हैं उनका उत्थान करना या उनका नवीनीकरण करना। समग्र शिक्षा योजना 2018 में शुरू की गई। स्कूल शिक्षा को एकीकृत करना इसका उद्देश्य था। आप बस इतना याद रखिएगा, जैसे PM श्री, इसका उद्देश्य भी याद रखिएगा, लेकिन वर्ष जरूर याद कर लीजिए। समग्र शिक्षा योजना 2018 में। उल्लास योजना 2022 से 27 तक शुरू रखी गई है और इसमें क्या है, 15 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उनको शिक्षा दी जाएगी। तो उल्लास, इसका उद्देश्य भी याद रखिएगा। निपुण भारत 2021 में शुरू की गई थी। कक्षा 3 के जो छात्र हैं, 1 से लेकर 3 तक के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनमें साक्षरता और गणना संबंधी जो क्रियाएं हैं, संक्रियाएं हैं,
उनको सिखाना, उनका संचार करना। निष्ठा की बात करें तो ये 2019 में शुरू की गई। शिक्षकों के पेशेवर विकास से संबंधित है, मतलब जो शिक्षक हैं उनको कैसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा देनी है, इस चीज़ को सिखाना निष्ठा का उद्देश्य है। 2019 में शुरू की गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने का लक्ष्य 50% रखा है। कब तक? 2035 तक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 नवंबर 2024 में बाकू में ही जब COP29 का आयोजन हो रहा था तब जारी किया गया जर्मन बाच ने। अच्छा, क्लाइमेट चेंज को कैसे देखेंगे? जब हम उसको बाच करेंगे तभी तो दिखाई देगा। तो क्या है? जर्मन बाच करने पर ही क्लाइमेट चेंज को देखा जाएगा। तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसी को नहीं मिला है। चौथा स्थान डेनमार्क को मिला है। पांचवा स्थान नीदरलैंड को मिला है। इंडिया को पहले 7वां स्थान हासिल था, लेकिन उसमें और गिरावट देखी गई तो 10वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में चाइना पहले स्थान पे, यूएसए दूसरे स्थान पर। 75% से अधिक उत्सर्जन के लिए G20 देश शामिल हैं। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार की बात करें तो नीला इब्राहिमी जो कि अफगानिस्तान की हैं, इनको दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को दिया गया, यूके की हैं। एक दोस्तों बुकर पुरस्कार होता है, एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है। तो बुकर पुरस्कार यूके और आयरलैंड इन 2 देशों में प्रकाशित उपन्यासों को दिया जाता है जो कि जिनकी मूल भाषा अंग्रेजी ही होती, जो अनुवादित नहीं होते हैं। बाकी जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है वो अनुवादित उपन्यासों को भी दिया जाता है। तो दोनों ही साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। और जैसा कि नाम में भी आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल का मतलब किसी भी रचना को पुरस्कार दिया जा सकता है, जबकि बुकर केवल और केवल अंग्रेजी में। तो सामंथा हार्वे को दिया गया है, यूके की हैं। उपन्यास का नाम ऑर्बिटल। मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा जी को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया, इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स 2024 16 नवंबर को प्रतियोगिता आयोजित हुई मैक्सिको में। विक्टोरिया काइजर को दिया गया, ये डेनमार्क की हैं और मिस यूनिवर्स बनने वाली डेनमार्क की पहली विजेता भी रही हैं। इंडिया की ओर से रिया सिंघा ने भाग लिया था। किस क्रम की बनी है मिस यूनिवर्स विक्टोरिया? तो 73वें क्रम की। मिस वर्ल्ड की बात करें, ये भी 2024 में घोषित हुई हैं, 71वें क्रम की। प्रिजेस्कोवा, इनको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा इसकी घोषणा की गई है। टीका, दवा, निदान आदि क्षेत्रों में नवीन विचारों को बढ़ावा देने और रिसर्च को बढ़ावा, मतलब R&D से संबंधित ये एक चैलेंज है जो ICMR द्वारा शुरू किया गया है। इसरो और ऑस्ट्रेलिया हम लोग देख ही चुके हैं। गगनयान को लेकर समझौता हुआ है, फिर से रिपीट हो गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चौथे क्रम का, ये भी याद रखना, 55वें क्रम का है। 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित हुआ है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा सरकार के द्वारा। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो कि सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है इस महोत्सव का, तो एक फिल्म है उसका नाम है टॉक्सिक, उसे दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट LTA पुरस्कार किसे दिया गया? फिलिप नोयस, ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रम मैसी, जो 12th फिल्म आई है उसमें जो हीरो रहे हैं उनको दिया गया है। CDOT और IIT रुड़की दोनों के बीच समझौता हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में 5G कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। 50वां स्थापना दिवस NTPC और NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, इन दोनों की स्थापना हुई थी 1975 में। दोनों का ही 50वां स्थापना दिवस 2024 में मनाया गया, याद रखिएगा। जय प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद, इसकी स्थापना जो है, इसका प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 2023 को। तो ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीन काम करता है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं CVD COP16 की, इंपॉर्टेंट है भाई। 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ। कहाँ? कैली में। कैली कहाँ है? कोलंबिया में। अब आपको बताना है कि कोलंबिया की राजधानी क्या है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है CVD की। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित ये कन्वेंशन है। कोरम के अभाव में इसको स्थगित कर दिया गया। पुनः इसका आयोजन इटली में किया जाएगा फरवरी 2025 में। COP16 का पुनः आयोजन होगा, ये भी याद रखिएगा। और इस सम्मेलन में सिंथेटिक बायोलॉजी पर चर्चा की गई। अब ये सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है? नए जीवों को बनाने के लिए या जो मौजूदा जीव हैं उनके DNA में परिवर्तन करके, संशोधन करके कुछ नए जीवों को बनाना या उन्हीं को संशोधित करना कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए या मेडिकल क्षेत्र में उपयोग के लिए, तो इसको कहते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी। इंडिया ने NVSAP नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान प्रस्तुत किया और कहा है कि लक्ष्यों को पाने के लिए इंडिया को
$30 बिलियन के अंतर्राष्ट्रीय वित्त की और आवश्यकता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और इसी एनवीसैप में इंडिया ने 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य भी निर्धारित किए, तो ये 23 भी याद रखिएगा। कोप की बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी फुल फॉर्म होती है। यूएनएफसीसी का निर्णय लेने वाला निकाय है। तो जो यूएनएफसीसी के भागीदार देश हैं वो इसमें इकट्ठे होते हैं और डिसीजन लेते हैं। सीबीडी का प्रस्ताव कब आया था? तो रियो जेनेरियो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, और ये लागू कब हुआ? 28 दिसंबर 1993 को। सचिवालय इसका मॉन्ट्रियल में है, और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। कोप 17 का आयोजन कहाँ होगा? तो आर्मेनिया में। अब आपको ये बताना है कि ये जो आर्मेनिया है ये ब्लैक सी के पास, ब्लैक सी से इसकी सीमा लगती है कि कैस्पियन सी से लगती है? ये आप लोग बताइए। काला सागर या कैस्पियन सागर, किससे सीमा इसकी लगती है? विवेक देवराय जो हैं इंडियन नहीं, इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है प्रधानमंत्री की, उसके अध्यक्ष थे। चर्चा में क्यों है? क्योंकि क्रॉस लगा है, तो मतलब है निधन हो गया 1 नवंबर को। फिर बात करें यूएनसीसीडी का कोप 16। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी हमने देखा सीबीडी का कोप 16, अब हो रहा है यूएनसीसीडी का कोप 16। 2 दिसंबर को रियाद में आयोजन इसका हुआ है। अब रियाद किसकी राजधानी है? तो सऊदी अरब की। और करेंसी क्या है? रियाल, ये भी याद रखिएगा। राजधानियों और करेंसियों पर एक वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से एक आध क्वेश्चन प्राय मिल जाता है। तो ये द्विवार्षिक आयोजित होता है। कोप 15 कोट डी आइवरी में आयोजित हुआ था। इस बार इसकी थीम क्या है? हमारी भूमि हमारा भविष्य। इंडिया की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो भूपेंद्र सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, और नायब सिंह जो कि हरियाणा के सीएम हैं। यूएनसीसीडी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक कन्वेंशन है। 1992 में इसका प्रस्ताव लाया गया था, 1996 में लागू हुआ था। उद्देश्य वही है, मरुस्थलीकरण को कम करना। तो सीबीडी और ये वाला यूएनसीसीडी दोनों का जो कोप है उसकी संख्या सेम है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो तो एक साथ दे दिया है। शारदा सिन्हा की बात करें तो बिहार की शास्त्रीय गायिका हैं, चर्चा में क्यों है? क्योंकि निधन हो गया। संजीव खन्ना 51वें सीजेआई हैं। पदभार इन्होंने कब ग्रहण किया? तो 11 नवंबर 2024। स्थान किसका लिया? तो डी वाई चंद्रचूड़ का। किस क्रम के हुए? 51वें क्रम के। अब आपको ये बताना है कि जो सीजेआई हैं इनको शपथ ग्रहण कौन कराता है? कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, जज, या फिर राष्ट्रपति? दो में से कोई एक कराता है, अब आपको बताना है। संजय मूर्ति की बात करें तो ये नए सीएजी नियुक्त किए गए हैं। पदभार इन्होंने 21 नवंबर को ग्रहण किया है। तो दोनों महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। एक तो 11 और 21 दोनों शुभ माने जाते हैं, ठीक है। हिंदू समाज में दोनों अंकों को शुभ माना जाता है, तो ऐसे ही याद रखिएगा। 11 को ज़्यादा शुभ मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने 11 नवंबर को पदभार ग्रहण किया, और संजय मूर्ति ने 21 नवंबर को। स्थान जीसीएम का लिया गिरीश चंद्र मुर्मू का। तो पिछली बार आरओ में क्रम पूछ लिया था नियुक्तियों को लेके, तो इस तरह से गलतियां ना हो इसलिए आप डेट भी याद कर लीजिएगा। वीडी चापेकर की बात करें तो रीकैप आईएससी एक सिंगापुर की संस्था है, उसके कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं 2025 से लेकर 2028 तक। आईएनएस विक्रांत की बात करें तो ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है। द्रौपदी मुर्मू ने इसका अवलोकन किया नवंबर 2024 में। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, जितेंद्र सिंह, उन्होंने किया है बेंगलुरु में। इंटरल्यूकिन 35 क्या है? एक प्रोटीन है। मधुमेह उपचार के लिए इसकी खोज की है। गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है, इंटरल्यूकिन, याद रखिएगा। अब आपको ये बताना है कि जो इंसुलिन का निर्माण है वो किन कोशिकाओं से होता है? एलंगरहेंस की अल्फा कोशिकाओं से या बीटा कोशिकाओं से? दो में से कोई एक कोशिका है जिनसे इंसुलिन का उत्पादन होता है, और आपको बताना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। गुजरात क्यों चर्चा में है? सेमीकंडक्टर नीति जारी करने वाला पहला राज्य बना है 2022 से लेकर 27 तक। माउंट लाकी लाकी ये इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप का एक ज्वालामुखी है। जेएमके का मतलब है ज्वालामुखी। विस्फोट हुआ है जिसके चलते कई लोगों की मौत हुई है, इस वजह से चर्चा में रहा है। तो ये फ्लोरेंस द्वीप भी याद रखिएगा और ज्वालामुखी का नाम भी याद रखिएगा। दर्रागा चेक पोस्ट इंडिया और भूटान की सीमा पर स्थापित की गई है। पहली चेक पोस्ट है, पहली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। उद्घाटन किसने किया है? ये याद रखिएगा। विकल्प में रक्षा मंत्री भी रहेंगे, लेकिन उद्घाटन किसने किया? लक्ष्मण प्रसाद, जो कि राज्यपाल ऑफ असम हैं। अब आपको बताना है कि भूटान की मुद्रा रुपया है या गुलट्रम है, कोई एक है, बताइए कौन सी है। कमेंट बॉक्स में टिपिए बढ़िया से।
लेखकों का गांव घोषित किया गया है, इंडिया का पहला है उत्तराखंड में। उद्घाटन इसका किसने किया? यू का मतलब उद्घाटन ही है, जहां पर भी लिखा मिले तो समझ जाइएगा उद्घाटन। रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, और पुष्कर धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल बनाने वाला एक प्लांट जो है विश्व का पहला है। एनटीपीसी द्वारा इसका संचालन शुरू किया गया, कहाँ? विंध्याचल क्षेत्र, और विंध्याचल प्लांट नाम भी उसका यही है। तो यह है कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये एक चीज़ यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद पार्थ, उसको सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। यूपी की डबल डेकर बस शुरू की गई है, लखनऊ से योगी जी ने शुभारंभ किया, यूपी की पहली है। फीमेल्स को टिकट पर 50% की छूट दी जाएगी। भाषा गौरव सप्ताह 2024 किसने मनाया? तो असम राज्य ने मनाया 3 से 9 नवंबर के बीच। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो भाषा है असमिया भाषा, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, इसी उपलक्ष्य में मनाया। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। टॉयलेट ए प्लेस फॉर पीस, ठीक है, पीस का अनुभव होता है जब आप टॉयलेट में जाते हैं और निपट जाते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है, 2016 में पहली बार मनाया गया, और इसकी थीम क्या थी? इम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। थीम तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन यार आप इतना ही याद रखिएगा जो याद हो जाए आसानी से, बस ये वर्ड्स देख लेना और सही कर देना। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को, ठीक, 9 और न्याय ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि नालसा एक्ट 1987 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था। नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विस, नहीं, नेशनल एडवाइजरी लॉ सर्विस अथॉरिटी, इस तरह से फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अबुल कलाम आज़ाद जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गुवाहाटी में किया गया, 10वें क्रम का है, नवंबर से दिसंबर के बीच। थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 नवंबर 1875 को धरती बाबा का जन्म हुआ था। धरती बाबा, इनको आबा भी कहा जाता है, धरती आबा। बिरसा मुंडा की बात हो रही है, उनका जन्म हुआ था। उनकी 150वीं जयंती जो है जमुई जो कि बिहार में है, वहाँ पर इस गौरव दिवस का आयोजन भी किया गया। मोदी जी ने इसको संबोधित किया। अब आपको ये बताना है कि जो मुंडा विद्रोह है वो कब हुआ था? 1899 में हुआ था या 1799 में हुआ था? कोई एक इसमें से सही है, अब आपको बताना है। वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024, ये भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ। कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल इसकी थीम थी। 130 वर्षों में इंडिया में पहली बार आयोजित हुआ, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम ही बता देते हैं, 6 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 6 जुलाई 2021 को एक मंत्रालय नया गठित किया गया, सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री भी हैं। अब आप कम से कम उनका नाम तो बता ही दीजिए। 2021 को ही इसका गठन हुआ, और 2021 को भी हमने पहले क्या पढ़ा? निपुण भारत जो स्कीम है उसकी भी शुरुआत हुई। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024, भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा इसका आयोजन कराया गया 14 से 27 नवंबर के बीच भारत मंडपम में। थीम क्या थी? विकसित भारत एट 2047। आप सबको पता है कि विकसित भारत का लक्ष्य 2047 ही रखा गया है। भागीदार देश तो नहीं, भागीदार राज्य की बात हो रही है, तो यूपी और बिहार हैं। फोकस राज्य झारखंड। अब समझिए भागीदार और फोकस क्या होता है। भागीदार और फोकस दोनों का उद्देश्य ये होता है कि ये जो राज्य हैं इनकी संस्कृति और जो परंपराएं और जो इनके हस्तशिल्प वगैरह हैं, इनका आयोजन, इनका प्रदर्शन ज़्यादा किया जाता है, इनका प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन जो फोकस राज्य है उसका प्रदर्शन ज़्यादा होता है, और भागीदारों का अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन होता है। बस यही काम होता है इनका। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ, भारतीय सेना ने आयोजित किया। प्रोजेक्ट शौर्य गाथा का भी शुभारंभ किया गया, ये भी याद रखिएगा। आसियान भारत थिंक टैंक गोलमेज सम्मेलन 8वें क्रम का सिंगापुर में आयोजित हुआ, भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया, नितिन गडकरी ने इसमें भाग लिया। शिल्प समागम मेला दिल्ली हाट में आयोजित हुआ, और यहीं पर एक ब्रांड का शुभारंभ किया गया, ट्यूलिप ब्रांड। अब ये ट्यूलिप कोई फूल नहीं, एक ब्रांड है जो परंपरागत सामान है उनको लेकर एक ब्रांड है, उसका नाम है ट्यूलिप।
जल उत्सव की बात करें तो नीति आयोग और जल शक्ति मंत्रालय दोनों मिलकर मना रहे हैं। दोनों ने मनाया है 6 से 20 नवंबर, ये डेट भी याद रखिएगा। 20 राज्यों में 20 आकांक्षी जिलों में 20 राज्यों के 20 आकांक्षी जिलों में इसको मनाया गया। कुल 112 आकांक्षी जिले हैं और इन 12 आकांक्षी जिलों में से यूपी के कितने हैं? 8। ये आपको याद रखना है। अब क्या आप बता सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि बता पाएंगे कि ये 8 जिले कौन कौन से हैं। टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है। यूएसए पहले स्थान पे, चाइना दूसरे स्थान पे, जर्मनी तीसरे स्थान पे, जापान चौथे स्थान पे, इंडिया 5वें स्थान पे। G20 शिखर सम्मेलन की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयोजन इसका 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच महज 2 दिन ही हुआ। कहाँ? रियो डी जनेरियो, ब्राजील में। 19वें क्रम का है, क्रम भी याद रखिएगा। 18वां भारत में हुआ था। अध्यक्षता किसने करी है? राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ब्राजील के। और ब्राजील में जो कॉफ़ी के बागान हैं उनको क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लानट इसकी थीम थी। G20 जो देश हैं और इसके साथ ही अफ्रीकन यूनियन ने भी इसमें भाग लिया था। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च किया गया। इस अलायंस में इंडिया भी शामिल है, ये भी याद रखिएगा। फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार कहा गया है कि 2024 में कुल 733 मिलियन लोग जो हैं वो अल्प पोषित हैं पूरी दुनिया में, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पहल को भी लॉन्च किया गया। क्या उद्देश्य है इसका? जो क्लाइमेट चेंज है उसके प्रति जो गलत खबरें डोमेन में रहती हैं उनका खंडन करना। लॉन्च किसने किया? ब्राज़ील, यूनेस्को और यूएनओ ने मिलकर लॉन्च किया है, तो इस पहल का भी नाम याद रखना। इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया और शेरपा कौन थे भारत के? तो अमिताभ कांत। 1 दिसंबर 2024 को साउथ अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता भी ग्रहण की। 2025 में साउथ अफ्रीका 20वें G20 की अध्यक्षता करेगा, ये भी याद रखिएगा। अब COP29 को देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अब आपको पता है कि G20 शिखर सम्मेलन में तो मोदी जी पहुंच गए थे और COP29 में मोदी जी नहीं गए हैं, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। 11 से 24 नवंबर के बीच आयोजन हुआ, बाकू अजरबैजान। ये तेल के लिए भी प्रसिद्ध है, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। UNFCCC के पक्षकारों का सम्मेलन होता है। UNFCCC की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अध्यक्षता मुख्तार वावायेव ने की थी, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। इसमें थोड़ा संशय है, बस नाम ही याद रखिएगा, कहाँ के हैं ये मत याद रखिए। मुख्तार वावायेव ने इसकी अध्यक्षता की थी। इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया। फिर किसने लिया? कीर्तिवर्धन सिंह, जो राज्य मंत्री हैं भारत के, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री। और मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ये शामिल नहीं हुए थे, बल्कि राज्य मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहीं पर बाकू फाइनेंस गोल की घोषणा की गई। बाकू फाइनेंस गोल की घोषणा, बाकू क्या? बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है। डेवलपिंग कंट्रीज को $1.3 ट्रिलियन देने की प्रतिबद्धता इस गोल के तहत की गई, लेकिन 2035 तक $300 बिलियन की अपेक्षा की है। किसने? डेवलपिंग कंट्रीज ने। ये भी याद रखिएगा, पहले से 3 गुना अधिक की उम्मीद लगाए बैठी हैं डेवलपिंग कंट्रीज। अब आपको ये भी बताना है कि अजरबैजान किस सागर के किनारे है? ब्लैक सी या फिर कैस्पियन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, कैस्पियन सी। लॉस एंड डैमेज फंड को संचालित करने का निर्णय लिया गया, जिसकी घोषणा जो है COP27 में की गई थी। COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2025 में ब्राज़ील में किया जाएगा। UAE ने वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन को भी लॉन्च किया। 2030 तक ऊर्जा दक्षता दरों को 2 गुना करना इसका लक्ष्य है गठबंधन का। और जो खास बात याद रखनी है, तालिबान, अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व जहाँ पर तालिबान का ही शासन है, तालिबान ने भी इसमें भाग लिया था। USA, UAE और 28 अन्य देशों ने जैविक अपशिष्ट से CH4 उत्सर्जन को कम करने के लिए साइन भी किए हैं, लेकिन इंडिया ने नहीं किए हैं, ये भी याद रखिएगा। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस इसकी थीम यहाँ पर देख लो। एशिया को सुदृढ़ बनाने में धम्म की भूमिका। धम्म आपको पता ही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। दीपम 2.0 क्या है? आंध्र प्रदेश की योजना है। लाभार्थियों को 3 सिलेंडर जो है वो मुफ्त में दिए जाएंगे। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का शहर है। एस जयशंकर ने यहाँ पर भारत के चौथे दूतावास का उद्घाटन, यू का मतलब उद्घाटन किया। JCB प्राइज फॉर लिटरेचर, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, उपमन्यु चटर्जी को दिया गया, अभिमन्यु नहीं, उपमन्यु, नवंबर 2024 में। और उपन्यास का नाम है मीनिंग ऑफ लाइफ। करीमगंज असम का एक जिला, इसका नया नाम जो है श्रीभूमि कर दिया गया है। और श्री विजयपुरम किस राज्य की राजधानी का नाम बदल कर किया गया है? श्री विजयपुरम आपको बताना है। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से अपने यहाँ बुर्का पर प्रतिबंध लगा देगा।
मेलोरी जो है वो नागालैंड का 17वां जिला बना है। तवांग पूछ लिया जाता है कि तवांग मठ कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का ये शहर भी है। राजनाथ सिंह ने बीबीपी की प्रतिमा, बीबीपी कौन है, वल्लभ भाई पटेल, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसका नाम है देश का वल्लभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाशिम शहर महाराष्ट्र का शहर है। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन मोदी जी ने किया। जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान से जीआईवी का जन्म कराया गया। ये ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। जीआईवी की बात करें तो इसको लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है, सूची में जो रेड लिस्ट है उसमें लुप्त प्राय का दर्जा रखा गया है। जीआईवी की फुल फॉर्म क्या, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है और इसको लेकर एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जो प्राय पूछ लिया जाता है, उसका नाम है प्रोजेक्ट गोदावण। गोदावण, गोदावण, कहीं कहीं आपको ना भी लगा मिलेगा गोदावण या गोदावण, ठीक है, गजवण या गजवन पानी ने चली, ऐसे कोई गाना है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो प्रोजेक्ट गोदावण। अमरेली गुजरात का एक नगर है। भारत माता सरोवर का उद्घाटन मोदी जी ने यहाँ पर किया है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति हैं। 1 दिसंबर से ये यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। नवीन चंद्र राम गुलाम ये मॉरिशस के नए पीएम बने हैं। प्रवीण जगन्नाथ का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र की स्थापना कहाँ होगी, बागपत यूपी में। क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यूपी शुरू करेगा। यूपी सरकार वर्ल्ड बैंक की हेल्प से इसको शुरू करेगी। महाराजगंज पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बने प्रदेश के पहले एमसी का मतलब मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन महाराजगंज में योगी जी ने किया, महाराज जी ने किया, ऐसे याद रखिएगा। शामली पहला निजी टेक्सटाइल पार्क जो है यहाँ पर बनेगा, कैराना तहसील में बनेगा। अकॉर्डिंग टू यूपी वस्त्र एंड गारमेंट नीति 2022, आपको ये वर्ष भी याद रखना है, कब लाई गई, 2022 में। निजी औद्योगिक पार्क को स्थापना को मंजूरी दे दी गई है यूपी सरकार ने। कहाँ स्थापित किए जाएंगे, एक सहारनपुर में, दूसरा मुरादाबाद में। यूपी पार्टनरशिप कॉन्क्लेव वर्ल्ड बैंक और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया, कहाँ, लखनऊ में, नवंबर 2024 में। गारंटी मोचन निधि की स्थापना को यूपी गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। सरकारी योजनाओं को बिना बाधा के आगे बढ़ाना इसका लक्ष्य है। वही गारंटी मोचन निधि अभी हमने आपको पीछे बताया था, क्रेडिट गारंटी, ठीक वैसे ही ये एक निधि है जो सरकार की ओर से स्थापित की जाएगी और बाद में जो भी लोन लिया जाएगा, भले ही वो सरकार ही लोन ले अपनी किसी योजना के लिए, तो बाद में अगर सरकार नहीं चुका पाई तो वो पैसा इसी मोचन निधि से दिया जाएगा, तो उससे क्या है, बैंकों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कृषि भारत ये CII द्वारा आयोजित एक सम्मेलन है, लखनऊ में आयोजित किया गया 15 से 18 नवंबर। यूपी में पहली बार आयोजित हुआ, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। थीम क्या थी इसकी, हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो पेकिंग विश्वविद्यालय पहले स्थान पे, जो कि चाइना का है। IIT दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय इंडिया में पहले स्थान पे हैं। इंडिया के मैक्सिमम विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं। नवंबर 2024 में ये रैंक जारी की गई है, तो पहला जरूर याद रखिएगा। विश्व शहरी मंच का आयोजन मिस्र में किया गया। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, ये कनाडा की भारतीय छात्रों को वीज़ा देने की एक स्कीम थी जिसमें बहुत ही आसानी से वीज़ा मिल जाता था, तो अब इसको समाप्त कर दिया गया। आप सबको पता है कि कनाडा के साथ हमारे संबंध इस समय बड़ा तल्खीपूर्ण चल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सुधार करिएगा। इस योजना को स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, ये वीज़ा में आसानी देने के लिए एक स्कीम चलाई गई थी कनाडा के द्वारा, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। हुरून इंडिया परोपकारी लिस्ट, इसमें शिव नादार पहले स्थान पे, मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर। फीमेल्स की बात करें तो रोहिणी नीलकेणी ये पहले स्थान पे हैं, रोहिणी नैयर निकल जाता है। सनन जल विद्युत परियोजना पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विवाद को लेकर चर्चा में रही थी। सनन या सानन। 32वां एजुथाचन पुरस्कार, ये केरला का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। किसे दिया गया, NS माधवन को। घोषणा पहले ही हो चुकी थी लेकिन नवंबर 2024 में प्रदान किया गया। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार, NP मतलब नैयर पुरस्कार, अनिल प्रधान को दिया गया, कहाँ के हैं, उड़ीसा के। बायलर पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, अशोक चारुबिल को दिया गया कोटर्क दायु उपन्यास के लिए। अस्मी क्या एक पिस्टल है, स्वदेशी रूप से निर्मित है। 550 पिस्टलें जो हैं वो इंडियन आर्मी को दी गई हैं। ग्लोबल इलेक्शन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024, ये किसने जारी की है, इलेक्शन नहीं, एजुकेशन, यूनेस्को ने जारी की और कहा कि 251 मिलियन बच्चे जो हैं अभी भी स्कूल से वंचित हैं। नई दिल्ली में NIA ने आतंकवादी रोधी सम्मेलन का आयोजन किया।
और नई दिल्ली में ही भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का भी आयोजन किया गया। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, इसको ग्रीन सर्टिफिकेट मिला है और ये सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बना है कहाँ ये? तो ये कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश में। और ये सर्टिफिकेट कौन देता है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। फिर धुड़मारस क्या है? बस्तर का एक गांव है, और बस्तर कहाँ है आप सबको पता है, छत्तीसगढ़ में है। UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के 20 सर्वश्रेष्ठ गांवों में से एक गांव घोषित किया गया है। UNWTO का हेडक्वार्टर स्पेन में है। इजराइल की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट का 69वां सदस्य बना है और 20वां गैर क्षेत्रीय सदस्य बना है। गैर क्षेत्रीय का मतलब एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित नहीं है। 1966 में स्थापना हुई थी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। कैसे याद रखना? इंपॉर्टेंट फीमेल ही अपना लुक देती हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो IMF का मतलब इंपॉर्टेंट फीमेल्स वही लुक देती हैं, तो यही जारी करता है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। शीर्षक क्या है? पॉलिसी पिवोट राइजिंग थ्रेट्स, और इसने GDP ग्रोथ रेट का अनुमान दिया है। 2024 में 7% बोला है, 2025 में 6.5% और 2023 में 8.2%। याद कर लीजिएगा अच्छे से। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने मंजूरी दी और 2024-25 से लेकर 2030-31 तक 7 वर्ष के लिए इसको चलाया जाएगा। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना उत्पादन के जरिए इसका उद्देश्य है। तो कौन कौन से तेल? सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी फसलों के तेल को उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार PCS में पूछा गया कि कौन सा तेल नहीं शामिल है, तो नारियल इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। परिव्यय कितना है? तो 103 करोड़। पशुपालन सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट है, ये किसने जारी की है? इंपॉर्टेंट है भाई, डेयरी मंत्रालय ने जारी की है। लल्लन सिंह इसके मंत्री हैं। 26 नवंबर को जब राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है उसी दिन इसको जारी किया गया और कहा गया है इसमें कि 2023-24 में कुल दुग्ध उत्पादन कितना हुआ है, ये भी याद रखना है, 239 मिलियन टन। FAO के अनुसार इंडिया वर्ल्ड में पहला दुग्ध उत्पादक है। पूरे विश्व में जितने दूध का उत्पादन किया जाता है उसका 25% अकेले भारत ही उत्पादन करता है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता कितनी है? 471 ग्राम पर डे, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। उत्पादकों की बात करें तो यूपी पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे पर और MP तीसरे पर। यूपी अकेले 16.21% का उत्पादन करता है। FAO के द्वारा अंडा उत्पादन में इंडिया दूसरे स्थान पर है। मांस उत्पादन में इंडिया 5वें स्थान पर है, चाइना पहले स्थान पर है। मांस उत्पादन में भारत में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, यूपी दूसरे स्थान पर है। ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर। उत्पादन को लेकर बहुत ही आसान ट्रिकों के माध्यम से एक वीडियो मैंने उपलब्ध कराई है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर, बहुत मज़ा आ जाएगा, उसको देख लेना, चीज़ें हवा में याद हो जाएंगी। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। तो अंडा में आ है और आंध्र प्रदेश में भी आ है, ऐसे याद रखिएगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 10,700 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई ताकि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिले। इंडिया की अक्षय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट के पार पहुंची, इंपॉर्टेंट है। तो इस 200 गीगावाट में सौर ऊर्जा का हिस्सा कितना है? 92 गीगावाट, पवन ऊर्जा का 47 और जल विद्युत का 46 गीगावाट। ये क्रम भी याद रखिएगा ऊपर से नीचे। कुल विद्युत क्षमता भारत की कितनी हो गई है? 452 गीगावाट। अक्षय ऊर्जा क्षमता की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र योजना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे केंद्रों की स्थापना करने के लिए योजना शुरू की जाएगी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? पीलीभीत यूपी और गोरखपुर से इसकी शुरुआत की जाएगी। देश के 10 जिलों से सभी पंचायतों में स्थापना की जाएगी। उद्देश्य क्या है? डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देना। 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में जो कि है 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में कुल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व और ये गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व चौथा हो गया है। इसमें गुरु घासीदास ये एक नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का और दूसरा तिमोर पिंगला ये वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये जो टाइगर रिजर्व बना है इसमें 2 क्षेत्र शामिल हैं, याद रखिएगा, एक वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा नेशनल पार्क। और ये श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का, दूसरा मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, तीसरा बन गया है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। छोटा
नागपुर पठार और बघेलखंड पठार में ये विस्तृत है, ये भी याद रखिएगा। नेफिथ्रोमाइसिन क्या है? एक रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस के उपचार हेतु बनाया गया पहला स्वदेशी टीका है। मतलब ऐसे इन्फेक्शन जिन्होंने दवाओं के प्रति प्रतिरोधकता हासिल कर ली, मतलब उन पर दवाएं प्रभाव नहीं डालती हैं। तो इसको जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। 14 वर्ष लगे इसको बनाने में, 500 करोड़ रुपए का इसमें खर्च भी आया है। सामान्य टीकों से 10 गुना ज़्यादा प्रभावी है। सुपर कंप्यूटर अटलांटा कनाडा में टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट जारी की गई। उसमें दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो एल कैपिटन बना है, जो कि यूएसए का है। दूसरा फ्रंटियर है, वो भी यूएसए का ही है। भारत का एरावत 136वां स्थान पाकर भारत का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर बना है, जो कि सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया है। GSAT-N2 क्या है? निसिल द्वारा प्रक्षेपित एक सैटेलाइट है। नवंबर 2024 में केप केनावेरल स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में है अमेरिका में, फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स का है जो उससे प्रक्षेपित किया गया। निसिल की बात करें तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। लिग्नासैट क्या है भाई? दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित उपग्रह है, जापान ने बनाया है। यूएसए के कनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। तो चाहे केनावेरल की बात हो चाहे कनेडी की, दोनों ही अमेरिका के स्पेस सेंटर हैं और दोनों को ही फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया, GSAT-N2 को और लिग्नोसैट को। मैग्नोलिया लकड़ी से बनाया गया है जिसका नाम हिनोकी है। सामान्यतः उपग्रह जो हैं, जो इस्तेमाल हो जाते हैं, जो काम करना बंद कर देते हैं, जिनको दोबारा धरती पर बुलाया जाता है या लाया जाता है, तो वो जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, और वो एल्युमिनियम से निर्मित होते हैं सामान्यतः उपग्रह, तो जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड बनाते हैं। तो जब पुनः प्रवेश करते हैं तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। और ओजोन परत कौन सी किरणों को आने से रोकती है बताइएगा? तो यदि स्टेटमेंट बना के पूछ ले तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव जनजातीय गौरव दिवस पर 15 से 20 नवंबर के बीच कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। स्लोवाकिया और वियतनाम के कलाकारों ने इसमें भाग लिया। 20 राज्यों के 38 नृत्यों का इसमें मंचन किया गया। राष्ट्रीय बीज कांग्रेस जो कि 28 से 30 नवंबर बनारस में आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो क्षेत्रीय सेंटर है बनारस में, उसने, और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, ये भी बनारस में ही है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। थीम क्या थी? बीज क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग। पूरे नवंबर महीने का करंट अफेयर्स कवर हो गया। इसमें 25 तो एक बहाना है, पूरा कवर हो गया है। मोजाम्बिक की बात करें तो 2 इंटरसेप्टर पोत इंडिया ने इसको भेजे हैं। काहे से भेजे हैं? एक पोत है जिसका नाम है घड़ियाल, उससे भेजे हैं। लाभ क्या होगा? जो समुद्री डकैती होती है उसको कम करने में आसानी मिलेगी। इसके साथ ही एक प्रांत है मोजाम्बिक में, डेलगाडो प्रांत, याद रखिएगा। यहाँ पर आंतरिक विद्रोह चलता रहता है, उसको कुचलने में भी मोजाम्बिक को मदद मिलेगी। शाही चैटबॉट या फिर शाह अलग है, और AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बस याद करने के लिए बोल दिया है शाही चैटबॉट। क्यों? क्योंकि शाही स्नान होता है कहाँ? महाकुंभ में। तो ये AI आधारित चैटबॉट है जो श्रद्धालुओं को मदद करेगा। अब शाही से याद आया, शाही स्नान पहला कब होगा? तो 13 जनवरी को, ठीक, स्टार्ट होगा, और 13 का दूना 26, 13 दूनी 26, 26 फरवरी को अंतिम शाही स्नान होगा, ऐसे याद रखिएगा। अब है पनडुब्बी रोधी पोत है, GRS द्वारा लॉन्च किया गया। गार्डन रीच शिपयार्ड कहाँ है? कोलकाता में। K4 क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। नौसेना ने INS अरिघात पनडुब्बी से इसको BOB बे ऑफ बंगाल में इसका सफल परीक्षण किया। 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। अगला है इंडिया की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। इसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। यह है कहाँ? उड़ीसा में, व्हीलर द्वीप। इसकी मारक क्षमता कितनी? 1500 किलोमीटर। 16 नवंबर को इसका परीक्षण किया गया। फिर है लरला सीएम लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। DRDO ने चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया और ये पहला परीक्षण था। ये निर्भय का उन्नत संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। MACE क्या है? मैक, ये विश्व की सर्वोच्च इमेजिंग चेरन वेधशाला है जो हानले, जो कि लद्दाख में है, वहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया। अब कैरिकॉम इंडिया की बात करें, शिखर सम्मेलन, ये दूसरे क्रम का है, ये भी याद रखिएगा, दूसरे क्रम का। जॉर्ज टाउन गुयाना में आयोजन हुआ। अध्यक्षता किसने की? ग्रेनेडा के PM ने इसकी अध्यक्षता की। मोदी जी भी इसमें शामिल हुए और मोदी जी को डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर भी मिला। और अब तक मोदी जी को कुल कितने पुरस्कार मिल चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय? तो 19। कैरिकॉम 21 क्या है? नहीं, कैरिकॉम जो है 21 कैरिबियाई देशों का एक ग्रुप है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और गयाना में आयोजन हुआ। एक है फ्रेंच गयाना, ये फ्रांस के अधीन है।
और कौरू स्पेस स्टेशन यहीं पर है। गयाना और फ्रेंच गयाना, इन दोनों के बीच में एक देश है, उसका नाम है सूरीनाम। तो दोनों गयाना है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, माफ़ करिएगा, और कैरिबियन सी के किनारे हैं। तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा अगर विकल्प बना दे कि कैरिकॉम का आयोजन कहाँ हुआ, गयाना या फ्रेंच गयाना, तो समझे रहिएगा भाई, गयाना में आयोजन हुआ है। मोदी जी को नाइजीरिया की यात्रा पर भी मोदी जी रहे हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बोना टिन्बू, उन्होंने ऑर्डर ऑफ नाइजर भी दिया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति बने हैं, राजनेता बने हैं विदेशी, जिन्हें यह सम्मान मिला है। अब आपको ये बताना है कि नाइजीरिया या फिर नाइजर, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसमें अफ्रीका की सर्वाधिक आबादी निवास करती है? कंफ्यूज हो जाओगे, नाइजीरिया या नाइजर। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार, पूरी ऊर्जा खत्म हो गई, वीडियो लंबी भी हो गई है। तो लाइक करो वीडियो को, और नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी अच्छे से पढ़ो, माता पिता की सेवा करो, महिलाओं का सम्मान करो, खूब रपटा के मेहनत करो। अभी जो दिन बचे हैं, करंट अफेयर्स और पीवाई को बहुत धारदार तैयार कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।